हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द सीबीएसई कनेक्ट एंड आई एम खुशी, योर बायोलॉजी में मेंटोर एंड बायोलॉजी एजुकेटर, एंड टुडे इज द फोर्थ क्लास ऑफ 30 मिनट्स रिविजन। एंड आज जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कुछ कुछ चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्रॉसेस जो हम पढ़ेंगे, डायहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड क्रॉसेस, तीनों जो हमारे लॉज हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम आज पढ़ेंगे, आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन 30 मिनट्स। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स क्या है? एक हमारी ब्रांच है। ठीक है, if we talk about एक सेकेंड, ब्लैक पेन है। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट जेनेटिक्स, ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या होती है? एक हमारी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है जो कि डील करती है विद हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। अब सबसे पहले हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी हमारी एक प्रोसेस है जिससे हमारे जो ट्रेड्स है वो पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जब हमने बेटा रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो हमने उसमें थोड़ी बहुत हेरिडिटी और वेरिएशन की बात की थी। तो जब हम हेरिडिटी बोल रहे हैं, तो इट मीन्स ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट? फीचर्स या फिर कैरेक्टर्स, या फिर यहाँ लिखा हुआ है ट्रेड्स। ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज हेरिडिटी। और अगर हम वेरिएशन बोले तो जो डिफरेंसेस हैं जो कि रिप्रोडक्शन के दौरान हमारे होते हैं, ठीक है, जो कि क्रूशल होते हैं फॉर व्हाट? अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर हम क्या कहते हैं, ह्यूमंस की बात करें तो उनमें वेरिएशन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ऑफस्प्रिंग जो नंबर होता है ऑफस्प्रिंग का कम होता है, तो हम चाहते हैं कि भाई उनका जो सर्वाइवल रेट हो वो बहुत ज्यादा हो। तो जब वेरिएशन आती है तो उससे हम क्या कहते हैं, हम लोग किसी भी एक हार्श एनवायरनमेंट या एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमारा मोर कॉमन होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ड्यू टू डीएनए कॉपिंग एंड एरर इन जीन मिक्सिंग। क्योंकि जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 जर्म सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों का अलग अलग डीएनए क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी वेरिएशन आती है। वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल। ठीक है, अगर हम सेंट्रल डॉगमा की बात करें तो सेंट्रल डॉगमा क्या है? हमारा एक डीएनए से, एक सेकेंड, एक हमारा डीएनए से प्रोटीन बनने का सफर, और वही प्रोटीन क्या है, हमारी बॉडी में जाके क्या होते हैं? एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल डॉगमा क्या है? हमारा ट्रांसक्रिप्शन, जो कि क्या होता है, हम सबसे पहले आता है रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनना क्या होता है? हमारा रेप्लिकेशन। ठीक, फिर उसके बाद जब डीएनए कॉपीड होता है टू द एमआरएनए, इसको हम कहते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए। ठीक, और जब एमआरएनए से हमारे प्रोटीन्स बनते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, और फिर ये ट्रांसलेशन से प्रोटीन क्या होते हैं? हमारे ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो बाहर आ जाती हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आपको घुसने की जरूरत नहीं है, इसमें मैं आपको बस सेंट्रल डॉगमा का मतलब बता रही हूँ कि ये एक सेंट्रल डॉगमा है जिसकी वजह से पूरी हेरिडिटी की चेन चलती है। ठीक है, ओके, यहाँ पर अभी सबसे पहले यहाँ पर आ गया हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? अगर हमारा जैसे कि कोड्स है, ये जीन में कोड्स होते हैं ATGC, एडेनिन, ठीक है, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, ये हमारे क्या है? ये 3 हमारे बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो कोड होता है ना बेटा, ये पहले से डिसाइडेड होता है। पहले से डिसाइडेड मतलब कि जो हमारा रेप्लिकेशन के प्रोसेस से चलता आ रहा है। ठीक है, मैं अगर बोलूं कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस से जो चलता हुआ आ रहा है, जो हमारा प्रोटीन बना है, जो प्रोटीन के कोड्स बने हैं, उनके अंदर ये हमारा कोड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कहीं एक कोड में गलती हो गई, जैसे कि जी आना था एक जगह पे और उसकी जगह पर आ गया हमारा सी, तो इस जो चेंज को हम कहते हैं, इसको म्यूटेशन कहते हैं। इसकी वजह से सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की चेंज की वजह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत चीजें खराब भी हो सकती हैं, यानी कि गेन ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है और गेन ऑफ फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है,
अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस सुन लीजिए। अगर इनकेस कोई टर्म आ जाता है या कुछ आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या है, इज जस्ट द सडन चेंजेस इन जीन्स कॉज्ड बाय एनीथिंग। वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, कोई इंटरनल मशीनरी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो म्यूटेशन क्या हो गया, कोई भी सडन चेंज किसमें आ गया, हमारा जीन्स में, ठीक है। कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन चेंज हो गई, फॉर एग्जांपल सी आना था तो जी आ गया, ए आना था तो टी आ गया, टी था तो सी हो गया, तो इस तरीके से, ठीक है। इसका इंपैक्ट क्या है, कोई भी माइनर कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकता है, कोई मेजर जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की चेंज की वजह से, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। और रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इसी वजह से होता है जब हमारे म्यूटेशंस आते हैं, ठीक है। कई म्यूटेशन सर्वाइव कर जाते हैं, मैं बता रही हूँ कि कोई म्यूटेशन अच्छी होती है, कोई म्यूटेशन खराब होती है। तो जो अच्छी वाली होती है वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाती है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, इवॉल्व हो जाती है। मतलब कि जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो मंकी थे, तो कहीं ना कहीं हमारी भी टेल थी, बट विद टाइम इतना इवोल्यूशन हुआ, इतना म्यूटेशन हुआ, वेदर चेंजेस हुए और पता नहीं क्या क्या हुआ, जिसकी वजह से आज हम ह्यूमंस बन गए हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक। चलिए, ठीक है। तो नेचर वर्सेस नर्चर, इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बाद में। हम सबसे पहले देखते हैं ग्रिगार मेंडल का एक्सपेरिमेंट, यानी कि हमारे जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रिगार जॉन मेंडल, ठीक है, उनका हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या किया था, वो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ठीक है। ग्रिगार मेंडल कौन है, हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव व्हाट दी, कि भाई जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक है, वो ट्रेड्स है, वो कैसे और ट्रांसफर ऑन होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किस पे काम किया, पाइसम सैटिवम पे, जो कि हमारा गार्डन पी यानी कि क्या थी, मटर। पाइसम सेटिवम पे काम किया, क्यों किया इन्होंने स्पेशली पाइसम सेटिवम क्यों लिया, एनुअल प्लांट है, उसकी बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन है, तो क्या हो सकता है वो जल्दी ग्रो करेगा, हम उसके कैरेक्टर्स जल्दी पढ़ पाएंगे। अगर कोई प्लांट बहुत बहुत टाइम ले रहा है तो हम उसको, उस बेचारे की साइंटिस्ट की जिंदगी निकल जाएगी, वो कब तो उसके एक्सपेरिमेंट्स देखेगा, कब तो उसके देखेगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेगा, तो इसलिए इसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन है। बहुत वर्सेटाइल है, इसमें आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, तो बहुत वर्सेटाइल है। उसने इसके 7 पेयर्स ऑफ अपोजिट ट्रेड्स पढ़े। 7 पेयर्स कौन कौन से थे, मैं यहां लिख देती हूँ। 7 पेयर्स कौन कौन से थे, फ्लावर का कलर, ठीक है, उसके बाद फ्लावर की पोजीशन, उसके बाद सीड का कलर, उसके बाद सीड का शेप, ठीक है, उसके बाद क्या था, पॉड का शेप, पॉड का कलर और उसकी हाइट। ये उसके 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके बारे में उसने क्या करी थी, पढ़ाई मतलब इसके ऊपर उसने स्टडी करा था बेसिकली। उसके बाद क्या कहते हैं, उसने यही 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो पाइसम सैटिवम के, वो उसने लिए थे। उसके बाद उसकी बहुत हाई है कि भाई एक बारी में बहुत सारे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आते हैं और शॉर्ट लाइफ साइकिल है, मेनी जनरेशंस, बहुत जल्दी जल्दी क्विकली बहुत सारी जनरेशंस आती है, ठीक है। 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स उसने लिए थे, ठीक है। अब मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो था वो उसने कंडक्ट किया था सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में, इन विच ही क्रॉस द पॉलिनेटेड प्लांट्स टू स्टडी द वन कैरेक्टर। मतलब कि उसने एक कोई कैरेक्टर लिया, ठीक है, मतलब एक प्लांट लिया, उसके साथ दूसरे प्लांट को क्रॉस किया, ठीक है। अब वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकता था इसमें और सेल्फ भी कर सकता था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल था, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मोनो का मतलब क्या होता है, 1। तो इसने एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिया सबसे पहले, हाइट का, ठीक है, उसने हाइट का कैरेक्टरिस्टिक लिया, कोई एक ट्रेट लिया और उसके ऊपर उसने क्या किया, उसने उसके ऊपर क्या किया, हमारा एक्सपेरिमेंट किया, क्रॉस किया दोनों को। तो उसने एक प्योर टोल लिया और एक प्योर ड्वार्फ लिया, यानी कि ये जो है ये होते हैं हमारे अलील्स। इस पूरे को हम जीन कहते हैं और सिंगल सिंगल को हम अलील कहते हैं, ठीक। अब उसने एक तो प्योर टॉल लिया, उसके साथ उसको प्योर ड्रॉफ के साथ क्रॉस किया, तो उसकी जो F1 जनरेशन आई वो 100% टॉल आई, यानी कि टी और टी आई। क्यों, क्योंकि जो टॉल था वो हमारा डोमिनेटिंग नेचर था, डोमिनेटिंग ट्रेड था, और जो ये था वो रिसेसिव ट्रेड था, यानी कि
एक जो है वो एक्सप्रेस हो जा रहा है, जीन और अलील दोनों के पास ऑन हो रहे हैं, पर एक एक्सप्रेस हो जा रहा है और एक एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। तो जो एक्सप्रेस हो जा रहा है वो डोमिनेट ट्रेट है और जो दूसरा है वो रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो इसकी जो हमारी F1 जनरेशन आई थी ना, उसने वो प्योर टॉल थी, हाइब्रिड टॉल थी, लेकिन 100% टॉल थी हाइब्रिड। ये हाइब्रिड कहते हैं हम इसको। ठीक है, ये हाइब्रिड थी। अब इसने ये F1 जनरेशन आ गई, पहली जनरेशन। अब इसने F2 जनरेशन निकालने के लिए इसको किया, क्या किया, इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया, यानी कि इस 100% यानी कि हाइब्रिड टॉल को हाइब्रिड टॉल के साथ क्रॉस किया। तो जो हमारा क्रॉस आया वो ये आया। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, ये है हमारा पुनेट स्क्वायर। ये क्या है, हमारा पुनेट स्क्वायर। ये हम बनाते हैं जब हमको क्रॉस दिखाना होता है। ठीक है, तो ये इसने लिया, ये टी, ये स्मॉल टी, ये बिग टी स्मॉल टी, क्योंकि इसने क्रॉस किया तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद जब इसने क्रॉस किया तो उसको ये वाला रिजल्ट मिला, जिसमें अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो फिनोटिपिक रेशियो मतलब देखने में फिजिकली कोई कैसा दिख रहा है। फिजिकली मैं टॉल दिख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं टॉल में ही आऊंगी। जीन्स के लेवल पे क्या है कोई मतलब नहीं है। देखो, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। ठीक है, और ये डॉर्फ है, तो ये प्योर टॉल है। एक सेकेंड, यहां दिख नहीं रहा है ना शायद, कोई बात नहीं, रुको। हाँ ठीक है, तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये डॉर्फ है। ये प्योर टॉल है और ये हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, पर टॉल है। ठीक है, ये देखने में टॉल ही दिखेगा आपको। तो इसीलिए फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है। क्यों? क्योंकि ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये डॉर्फ है एक, तो फिनोटिपिक रेशियो आया इसलिए 3:1। पर जब हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो जीनोटिपिक में हम काउंट करते हैं कि एक प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और एक डॉर्फ। तो इसलिए 1:2:1 की हमारी क्या है, जीनोटिपिक रेशियो आई, कि एक टॉल एक प्योर टॉल। क्योंकि हम जीन्स पे जा रहे हैं ना, देखो इसमें दोनों बड़े वाले टी हैं, इसमें एक बड़ा टी एक छोटा टी, इसमें बड़ा टी एक छोटा टी, इसमें छोटा टी छोटा टी। तो हम जीन लेवल पे अब देख रहे हैं। देखने में हमने देखा था कि भाई टॉल है, बट अब हम जब जीन लेवल पे जा रहे हैं तो ये हमारा एक प्योर टॉल, 2 हमारे हाइब्रिड टॉल और एक हमारा डॉर्फ। ठीक है, यानी कि स्मॉल टी, तो इसलिए इसकी जीनोटिपिक रेशियो आई 1:2:1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सारे हमने मेंडल के 7 उसके बारे में हमने बात कर ली है। ठीक, तो ये अगर मैं बात करूं तो टी में बात करूं तो इसमें बोथ डोमिनेंट है, बोथ डोमिनेंट है, और इसमें अगर मैं बात करूं तो बोथ रिसेसिव है। ठीक, ये बोथ रिसेसिव है। चलो अब आगे मैं दिखाती हूँ, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, अब डाइहाइब्रिड क्रॉस से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ठीक है, जब मैं बोल रही हूँ होमो, तो होमो मीन्स होता है सेम। ठीक है, सेम मतलब कि जिसमें दोनों अलील्स क्या है, सेम है। ठीक है, वो होता है हमारा होमोजाइगस। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, होमोजाइगस टॉल। ये क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल। इसमें जो दोनों जीन है वो अलग है। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन्स अलग, तो इसमें दोनों अलील अलग है, इसमें दोनों अलील सेम है, तो इसको हम होमोजाइगस टॉल कहेंगे, इसको हेट्रोजाइगस टॉल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस ड्वार्फ। जिसमें दोनों सेम होते हैं, दोनों अलील सेम होते हैं, उसको हम होमोजाइगस कहते हैं, जिसमें दोनों अलील अलग अलग होते हैं उसको हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया हमने, 2 ट्रेड्स लिए। 2 कौन से, एक तो सीड का कलर और सीड की शेप। 2 कौन कौन से लिए हमने, सीड का कलर और सीड की शेप लिया। ठीक है,
ठीक है, तो हमारा क्या ये हमारे क्या हो गए, ये दोनों हमारे क्या हो गए, डोमिनेंट ट्रेट, यानी कि राउंड और येलो जो है वो हमारे डोमिनेटिंग ट्रेट है, ग्रीन नहीं है डोमिनेटिंग। हमारी जनरली जो मटर आती है वो आप ग्रीन देखते हो, बट ग्रीन इज नॉट डोमिनेटिंग, येलो कलर इज डोमिनेटिंग। ठीक है, तो राउंड और येलो डोमिनेटिंग है और रिंकल्ड और ग्रीन रिसेसिव है। तो जब इन दोनों का क्रॉस किया तो हमारी जो जनरेशन आई F1 जनरेशन वो आई ये, और फिर F2 निकालने के लिए इसने इसको इससे क्रॉस कर दिया, और जब दोनों को क्रॉस करके जो रिजल्ट आया उसका फिनोटिपिक रेशियो आया 9:3:3:1। ठीक है, उसमें 9 जो थे वो हमारे राउंड और येलो थे, फिर 3 हमारे राउंड और ग्रीन थे, ये हमारे रिंकल और येलो थे, और ये हमारा क्या था, रिंकल और ग्रीन। ठीक है, ये थे हमारे डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट 9:3:3:1। ठीक है, ये आपको फिनोटिपिक रेशियो क्या है याद रखना है। ठीक, और अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो वो पता है क्या आई थी, मैं बताती हूँ, 1:2:2:1:4:2:1:2:1, ये थी हमारी क्या, जीनोटिपिक रेशियो। ये आपको याद नहीं रखनी है, और नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे पता है इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको इन केस पेपर में आ जाए तो आप कैसे याद रखेंगे, 1:2:1 इंटू 1:2:1 कर दो, यानी कि 1 को पहले 1 से करो तो 1 आएगा, फिर 1 को 2 से करो फिर 2 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 को क्या कहते हैं, 1 को फिर 1 से कर दो, फिर उसके बाद 2 को करोगे आप 1 से, फिर 2 को 2 से तो 4 आएगा। ठीक है, और फिर इस तरीके से जब आप सबको मल्टीप्लाई कर दोगे एक साथ तो हमारी जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगी। बहुत इजी है जीनोटिपिक रेशियो निकालना। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक, अब हम इसमें बेसिकली मेंडल्स के 3 लॉज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम मेंडल्स की 3 लॉज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों लॉज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि इन अ हेट्रोजाइगस पेयर, यानी कि ये हमारा क्या है, हेट्रोजाइगस पेयर, जिसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है। तो जो डोमिनेंट अलील है वो मास्क कर देता है रिसेसिव वन को। तभी जब हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो जो टॉल वाला अलील है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, मतलब जो क्या कहते हैं कैपिटल वाला टी है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, जो स्मॉल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसीलिए जो फिनोटाइप आता है वो टॉल आता है। ठीक है, तो जो हेट्रोजाइगस पेयर में जो डोमिनेंट वाला है वो रिसेसिव को क्या कर देता है, मास्क कर देता है, उसको छुपा देता है, उसको बिल्कुल उभरने या दिखने नहीं देता है। ठीक है, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो जो अलील्स होते हैं बेटा वो सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ईच गैमीट गेट ओनली वन। ठीक है, अब इसका जैसे क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमन क्रोमोसोम, फीमेल क्रोमोसोम XX होता है और मेल क्रोमोसोम होता है XY। जब हम इन दोनों को क्रॉस करते हैं ना तो ये सेग्रीगेट हो जाता है, यानी कि एलील सेपरेट हो जाते हैं, यहां से एक अलील आएगा और यहां से एक अलील आएगा। तो इस तरीके से हमारी क्या कहते हैं, एलील्स सेपरेट आउट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। क्योंकि जब हम बोलते हैं X और X तो पूरा X और X तो आता ही नहीं है गैमीट के फॉर्मेशन की, यहां से एक X आएगा और यहाँ क्योंकि ये अलग अलग है तो या तो X आ सकता है या Y आ सकता है। ठीक है, लेकिन आएगा एक ही। तो ये क्या है, हमारे जो अलील्स हैं जो जीन्स की फॉर्म में XXXY जीन्स है साथ में, पर सिंगल सिंगल अलील हो जाते हैं जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि हमको पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स भी तो मेंटेन रखने हैं। अगर पूरा XX आ जाएगा तो ऑफस्प्रिंग में तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, तो वो तो खराब हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा। आई थिंक दैट ऑफस्प्रिंग वो शायद जिंदा भी ना रह पाए। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं किसकी, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान हमारे अलील्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। अब यहाँ पर जब मैं बता रही हूँ कि जीन सेपरेट हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, तो उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे हैं,
सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स सेपरेट, जैसे कि यहां से एक्स आया फॉर एग्जाम्पल, और यहां से एक एक्स आया, तो जब यहां से एक्स आया तो उसको कोई मतलब नहीं है इसको एक्स वाई को कि भाई यहां से एक्स आया है तो मैं एक्स जाऊंगा, या यहां से कोई भी आया, उसको कोई मतलब नहीं, या तो वो एक्स जाएगा या वो वाई जाएगा, वो अपनी मर्जी से जाएगा, ठीक है, उससे दूसरे जीन से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलो। अब देखो सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस, तो जब मैं सेक्स डिटरमिनेशन की बात करूं तो सबसे पहले तो बेटा जब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है, देयर आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, ठीक है, जो कि सेक्स डिटरमिनेशन के लिए क्या है हमारे रिस्पॉन्सिबल है। दो हैं, एक इन्वायरमेंटल और एक जेनेटिक, ठीक है, एक हो गया इन्वायरमेंटल, एक हो गया इन्वायरमेंटल और एक हो गया हमारा जेनेटिक, ठीक है। अब देखो इन्वायरमेंटल की अगर मैं बात करूं तो जनरली ह्यूमंस में इन्वायरमेंटल का रोल नहीं होता, कुछ एनिमल्स में हमारा इन्वायरमेंटल का रोल होता है, जैसे कि कुछ एनिमल्स आते हैं हमारे टर्टल, ठीक है, उनमें इन्वायरमेंट का उनका जो एग होता है वो अगर उसका टेम्परेचर का बहुत रोल होता है कि अगर ठंडा होगा तो मेल फीमेल होगी, या और अगर गर्म होगा, वैसे जब गर्म होता है तब हमारी फीमेल्स होती है और जब ठंडा होता है तो मेल्स होती है, ठीक है, तो टेम्परेचर का वहां पे बहुत रोल होता है। और जेनेटिक में हम ह्यूमंस का कि हाँ भाई ऑफ कोर्स फीमेल है, फीमेल्स में हमारा XX क्रोमोसोम है और मेल्स में हमारा XY क्रोमोसोम है, तो ठीक है, तो इसीलिए जेनेटिक, तो दो फैक्टर्स हमारे मेजर है जो कि सेक्स डिटरमिनेशन में काम आते हैं। अब ये ह्यूमंस में क्या सेक्स डिटरमिनेशन है कि भाई मेल है, मेल में दो क्रोमोसोम है XY, और फीमेल में दो क्रोमोसोम है X और X, ठीक है। अब दोनों के जब गैमीट सेग्रीगेट होंगे तो यहाँ पर एक X आएगा एक Y आएगा, फीमेल में दोनों XX है, ठीक। तो अब जब गर्ल होगी तो यहाँ से अगर X आएगा और यहाँ से X आएगा तो गर्ल होगी, क्योंकि XX गर्ल विमेन का है, और यहाँ से अगर Y आएगा और X आएगा तो बॉय होगा। तो हमारी क्या है 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है गर्ल की और बॉय होने की। और किसका क्रोमोसोम जो है वो हमारा डिटरमाइन करता है कि गर्ल होगी या बॉय, मेल का। तो मदर का कोई रोल नहीं है कि अगर वो उसमें लड़की होगी या लड़का होगा, मदर का कोई रोल नहीं होता, फादर का यानी कि हमारे मेल का रोल होता है, क्योंकि उसके पास दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, फीमेल्स के पास दोनों सेम है, तो फीमेल का कोई रोल नहीं होता बच्चे के जेंडर में, हमारे मेल का रोल होता है। अगर वाई जाएगा तो बॉय होगा, अगर एक्स जाएगा तो क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन सबसे पहले तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत सदियों से चलता आ रहा है इवोल्यूशन, और पता नहीं इवॉल्व होते 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 इंसान कहाँ पहुंच गए हैं, ठीक है। मतलब कि हमारी हमारी बॉडी में ही आपको दिखेंगे कि हाँ भाई पहले तो बहुत सारी चीजों में हमारी बॉडी में कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो क्या कहते हैं हेल्प करते थे किसी किसी चीज में, लेकिन वो धीरे 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 उनका काम खत्म होता गया तो वो भी इवॉल्व होते गए और फिर वो वेस्टिजियल हो गए। अभी हम आगे सब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल चेंज है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लाइफ फ्रॉम ओवर 300 करोड़ 3 बिलियन ईयर्स अगो, जब हमारी अर्थ बनी थी 4 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म यूनिसेल्युलर से हम मल्टी सेल्युलर एक्वेटिक से कॉम्प्लेक्स लाइफ पर आ गए हैं। आप समझ रहे हैं, पहले अर्थ पे सबसे पहले क्या आया होगा, एक छोटा सा बैक्टीरिया आया होगा, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया भी नहीं आया होगा, कुछ केमिकल कंपोनेंट्स आए होंगे। अगर अगर जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे इसमें तो आप इवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि कैसे इवॉल्व हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो इवॉल्व कैसे हुआ है, सिर्फ एक कुछ कुछ केमिकल से, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब थे, इन सब ने मिल के कुछ 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 चीजें बनाई, मतलब सिर्फ एक सिंपल से। फिर उसके बाद हमारा प्रोटोप्लाज्म या फिर एक यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आए, कुछ बैक्टीरिया आए, फिर उसके बाद हमारा मल्टी सेल्युलर एक्वेटिक बना। पहले लाइफ हमारी इस पे आई थी, किसमें, वाटर में आई थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे लाइफ लैंड पे आने लगी, कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म आने लगा। अगर किसी ने, अगर आप लोगों ने एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ा हो तो एनिमल डाइवर्सिटी में कहाँ एक स्पॉन्ज से लेके एक यूनिसेल्युलर क्या कहते हैं स्पॉन्ज से लेके कहाँ हम सीधा चले गए हैं, हम क्या कहते हैं ह्यूमंस के ऊपर, कॉम्प्लेक्स लाइफ के ऊपर, वर्टिब्रेट्स के ऊपर। और पहले हमारी जो लाइफ फॉर्म थी वो वाटर में थी, फिर धीरे धीरे लैंड पर आई, ठीक है। तो टाइम इज लाइक इवॉल्विंग धीरे धीरे, तो ये ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, बहुत स्लो 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 चेंजेस होते हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय तक, तो उसको हम इवोल्यूशन कह रहे हैं, ठीक है। अगर हम एविडेंसेस की बात करें इवोल्यूशन के, तो कुछ हमको मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल
क्या मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं। होमोलोगस ऑर्गन सबसे पहले हम बात करते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, हमारे इनका डिफरेंट फंक्शंस होते हैं पर सेम इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। होमो मीन्स सेम, ठीक है, होमो मीन्स क्या होता है, सेम। तो अगर मैं बात करूं इनके ओरिजिन की, तो ओरिजिन इनका सेम है, ठीक है, इनका ओरिजिन या आप बोल सकते हो इनका स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। बट जब मैं फंक्शन की बात करूं तो वो अलग है। जैसे कि ह्यूमन बींग का हैंड, कैट का फोर लेग, कैट का आगे का, वेल्स के फ्लिपर, और बैट का जो हमारा विंग है, ठीक है, ये जो कि इन सब चारों के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, जो इनका ओरिजिन है, वो बेटा सेम है। बट मैं फंक्शन बोलूं तो ऑफकोर्स अलग अलग है। हम लोगों के हाथ ग्रास्पिंग के काम आते हैं, कैट के चलने के काम आते हैं, वेल के स्विम करने के काम आते हैं, और बैट के उड़ने के काम आते हैं। तो फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट। बट जो हमारे क्या कहते हैं इनका स्ट्रक्चर है, उनका ओरिजिन जो है बेटा वो हमारा सेम है। तो उसको क्या हम क्या कह रहे हैं, देखो कॉमन एंसेस्ट्री है, यानी कि सेम ओरिजिन है, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए क्या हो गया बेटा, होमोलोगस। ऐसे ही क्या होते हैं ऐसे ही बेटा होमोलोगस के अलावा एक और होते हैं हमारे एनालोगस, अगर आ जाए तो एनालोगस में क्या होता है हमारा, इनका क्या है, डिफरेंट ओरिजिन है, कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है, डिफरेंट एंसेस्ट्री है, या फिर इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बट इनका फंक्शन सेम होता है, ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। ये एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं। चलो आगे, ठीक है। उसके बाद और क्या एविडेंस है, अगर एनालॉगस एनालॉगस अच्छा एनालॉगस यहाँ है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। उसके बाद क्या है हमारे और एविडेंसेस, क्या है, रेमिनेंट्स एंड फॉसिल्स। रेमिनेंट्स मतलब, रेमिनेंट्स में आते हैं हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जैसे कि हम में एक वेस्टिजियल ऑर्गन आता है अपेंडिक्स, ठीक है, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक हमारा आता है कौन सा, विजडम टूथ, वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जैसे कि मेल्स के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, ठीक है। विद टाइम हमारी टेल बोन भी वेस्टिजियल हो गई। तो अगर मैं बोलूं वेस्टिजियल ऑर्गन, तो वो हमारे विद टाइम उनका यूसेज इतना कम होता गया कि वो धीरे 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 कम होते गए और धीरे धीरे वेस्टिजियल हो गए। हमारी बॉडी में होते हैं पर उनका कोई फंक्शन नहीं होता है। यूजलेस इन ह्यूमंस, फंक्शनल इन एंसेस्टर्स, उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। पैलेंटियोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी इज व्हाट, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ व्हाट, फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है भाई, हमारे प्रिजर्व्ड इंप्रेशंस हैं जो कि कार्बन डेटिंग रिवील्स करते हैं एज को, ठीक है। अगर मैं बोलूं पैलेंटियोलॉजी और स्टडी ऑफ फॉसिल, तो भाई फॉसिल से हमको पता लगता है कि हाँ भाई कितने जन्मों पहले भी कोई ऑर्गेनिजम्स होते थे, एंड बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस, ड्रास्टिक इन्वायरमेंटल चेंजेस, वो हमारे धरती के नीचे चले गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और दबते चले गए और हम उनके वो फॉसिल्स बन गए, ठीक है। और डेटिंग, जब हम कार्बन डेटिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो हम कार्बन डेटिंग से पता लगा सकते हैं कि वो फॉसिल कितना पुराना है, और जितना नीचे होगा धरती के फॉसिल वो हमारा वो ज्यादा पुराना होगा, और जितने ऊपर होंगे वो हमारे न्यू होंगे। तो फॉसिल्स फाउंड डीपर इन अर्थ आर ओल्डर। ऑफ कोर्स ये बात है, जो बहुत पुराना होगा वो पहले दब गया होगा, फिर उसके ऊपर लेयर 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 ऑफ सॉइल, लेयर ऑफ सॉइल, और फिर कोई नया आया होगा, फिर लेयर ऑफ सॉइल। तो इस तरीके से जो बहुत पुराना होता है वो सबसे डीप में होता है, ठीक है। हमारा ये इतनी सी बात हो गई किसकी, और एविडेंस की, जिसमें हमारे रेमिनेंट्स, और रेमिनेंट्स मतलब जो कुछ रह जाता है, ठीक है, रेमिनेंट्स, ठीक है, और फॉसिल्स में एविडेंसेस। उसके बाद एविडेंसेस में आते हैं बेटा हमारे कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं, हमारे दो कोई भी किंगडम्स को, दो स्पीशीज को क्या करते हैं, हमारे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दो स्पीशीज या हमारे किंगडम को क्या करते हैं, हमारे कनेक्ट करते हैं। तो जब मैं बोल रही हूँ कनेक्ट करते हैं, तो उनमें क्या होते हैं, शेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पिछली स्पीशी के भी और अगली स्पीशी के भी। इसमें बहुत फेमस एग्जांपल है हमारा एक आर्कियोप्टेरिक्स का, वो मेरे ख्याल सबने सुना ही होगा, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स का। तो आर्कियोप्टेरिक्स हमारा कनेक्टिंग लिंक किस किस के बीच में था, रेप्टाइल्स के बीच में। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स रेप्टाइल्स के भी थे, और बर्ड्स के बीच में क्योंकि वो बर्ड्स की तरह उड़ता भी था। तो ये बहुत एक कॉमन एग्जांपल है। उसके अलावा एक पेरिपैटस है जो कि
एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। एक डक बिल्ड प्लेटिपस है, वो हमारा रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का क्या है, हमारा कनेक्टिंग लिंक है। और एक लंग फिश है जो कि हमारी फिश और एम्फीबियंस के बीच का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। उसके अलावा जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मुझे एक चीज बतानी थी, एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में। एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं और इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं? सबसे पहले एक्वायर्ड। इनहेरिटेड से तो आपको समझ आ रहा है सिंपल कि भाई जो हमने अपने पूर्वजों से, हमारे एंसेस्टर से या हमारे मदर फादर या जिनसे भी हमने इनहेरिट किया है, ठीक है, हमारा आई का कलर, हेयर का कलर, स्किन का कलर, हाइट, ये सब क्या होते हैं, हमारे एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं। पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, जेनेटिक कॉज्ड बाय डीएनए चेंजेस, ठीक है। और मैं क्या बोलूं इसमें, तो आई कलर, स्किन का कलर, हेयर का टाइप, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, इनहेरिटेड होती है। और एक आते हैं बेटा एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं जो हमने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किए हैं, ठीक है, जो हमने अपनी, जब हमारी जीवन शैली चल रही है, जब से हम पैदा हुए तब तक मरने के बीच में जो हमने ट्रेड्स एक्वायर किए हैं, जो हमारे पूर्वजों में या हमारे मम्मी पापा में नहीं थे पर हमारे में है, तो वो हो गए हमारे एक्वायर्ड ट्रेड्स। जैसे कि मसल बिल्डिंग या कोई भी स्कार, कुछ भी, ठीक है, ये कोई स्किल, ठीक है, कोई भी स्किल हो, वो सब क्या होते हैं, हमारे एक्वायर्ड ट्रेड्स में आते हैं। ये नॉन इनहेरिटेबल होते हैं। जैसे कि अगर मैंने मसल्स बनाई, ठीक है, ठीक है, या फिर चलो लड़कों ने मसल बनाई, तो ऐसा नहीं है कि उनका जो अगली प्रोजनी होती है या उनका जो भी बेबी हुआ है वो भी पैदा होते हैं उसकी मसल्स होंगी, नहीं। क्यों? क्योंकि वो नॉन इनहेरिटेबल है, वो जेनेटिक चेंज नहीं कर रहा है ये सब। अगर मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ तो जरूरी नहीं है कि जो मेरी आने वाली प्रोजेनी होगी वो भी बहुत अच्छा बोलती होगी, नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये एक्वायर्ड ट्रेट्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक। No DNA change in germ cells. Example of tail does not produce tailless offspring. इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक माइस की टेल कट कर दी गई थी और बहुत जनरेशंस तक उसको क्या कर दिया गया था, रिप्रोड्यूस करवाया था। तो हर माइस को, हर ऑफस्प्रिंग को टेल आ रही थी। तो इसका मतलब वो उसके एक्वायर्ड ट्रेट्स थे, वो उसके जेनेटिक में कोई चेंज नहीं क्रिएट कर रहे थे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, सिंपल, चलो, ठीक। चलो सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको एक टर्म बताती हूं, किसके बारे में, स्पीसिएशन के बारे में, ठीक। स्पीसिएशन का क्या है, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन इज व्हाट, स्पीसिएशन। और ये ऐसा नहीं है कि कोई स्पीशी का फॉर्मेशन एक दिन में हो जाता है, नहीं, ये विद टाइम का बहुत लॉन्ग प्रोसेस है इवोल्यूशन का, तो हमारी न्यू स्पीशीज बनती है, ठीक है। एक टर्म आता है हमारा माइक्रो इवोल्यूशन, ठीक है। माइक्रो इवोल्यूशन क्या है, वो स्मॉल स्केल पे होता है, ठीक है, बहुत स्मॉल स्केल पे, कि भाई कोई एक पर्टिकुलर स्पीशी की बॉडी में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, विद टाइम, तो उसको हम माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। मैक्रो इवोल्यूशन बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। स्पीसिएशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन इज व्हाट, स्पीसिएशन। और स्पीशीज क्या होती है सबसे पहले भाई, चलो, स्पीसिएशन तो मैम आपने बता दिया, अब स्पीशीज क्या होती है। स्पीशीज वो होती है बेटा जो हमारे एक साथ रिप्रोड्यूस कर सकती है और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, वो हमारी स्पीशीज होती है। तो in a population the group of organism which can, in a group of population, ठीक है, the organism which can reproduce and can produce an a fertile offspring is what, species, ठीक है, जिसमें वो इंटरब्रीड कर सकती हैं, ठीक है, एक दूसरे से, और हमारा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, उनको हम स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप कहोगे कि मैम अभी बीच में जैसे कि एक आधी बार एक डोंकी और उसको हॉर्स को जब हम वो करवाते हैं, रिप्रोड्यूस करवाते हैं या उनका क्रॉस करवाते हैं, तो एक हमारा क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म आता है, जो कि अब क्योंकि दो अलग अलग स्पीशीज है तो इनका जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो शायद आ जाए बट वो फर्टाइल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए तो स्पीशीज क्या कर सकती है, हमारी इंटरब्रीड कर सकती है और इंटरब्रीड के साथ वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग निकालती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलो ठीक। और स्पीसिएशन कैसे होता है सबसे पहले, तो भाई सिंपल सी बात है कि जीन का फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, कि भाई जीन फ्लो होते जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होते जा रहा है विद इन द पॉपुलेशन, तो हमारी न्यू न्यू स्पीशीज हमारी बनती चली जाएंगी, ठीक। अब हमारा क्या कहते हैं, जीन फ्लो हो गया भाई, इसी जीन फ्लो की वजह से हमारी क्या होती है, स्पीसिएशन होता है,
जीन फ्लो की वजह से क्या होता है, स्पीसीएशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं डार्विन। डार्विन हमारे बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, और उनका एक जो उनका कॉन्सेप्ट है वो है नेचुरल सिलेक्शन का। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है? नेचुरल सिलेक्शन वो होता है कि भाई तुमको नेचर सेलेक्ट कर रहा है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर सेलेक्ट कर रहा है। नेचर सेलेक्ट कैसे कर रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर ट्रेट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रेट है, और सेम स्पीशी है, उसके पास भी एक पर्टिकुलर ट्रेट है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ हमारे बीटल्स का, ठीक है। बीटल्स का एग्जांपल बता, बीटल्स का भी नहीं, एक मॉथ का एग्जांपल बताती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ के ऊपर ना, और वो पेड़ पोल्यूशन से पहले, पोल्यूशन से पहले मतलब कि जब पोल्यूशन नहीं होता था, तो उसके ऊपर जो बीटल्स होती थी ना, वो उस पेड़ के कलर से मैच कर जाती थी। दो टाइप की बीटल होती थी, एक ब्लैक और एक व्हाइट, ठीक है। एक ब्लैक बीटल्स होती थी, बीटल्स नहीं मॉथ, और व्हाइट, ठीक है। तो वो जो व्हाइट वाली थी ना, वो क्या कर जाती थी, वो उस पेड़ के साथ मैच कर जाती थी, और इसीलिए जो प्रेडेटर्स है वो उनको नहीं खा पाते थे, और ब्लैक वाली साफ साफ दिख जाती थी, तो प्रेडेटर्स उनको खा लेते थे। बट विद टाइम पोल्यूशन इंक्रीज हुआ, तो पेड़ों के ऊपर पोल्यूशन होने लगा, जिसकी वजह से अब जो फायदा होने लगा वो ब्लैक वालों को होने लगा। तो ब्लैक वाले प्रेडेटर से छुप जाते थे, तो व्हाइट वाले दिखने लग जाते, तो विद टाइम व्हाइट की पॉपुलेशन कम हो गई। तो इसको हम कह रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन, कि भाई तुमको नेचर सेलेक्ट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू नेचर तुम सेलेक्ट हो जा रहे हो, तुम्हारा जो रेट है बढ़ने का वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। तुमको प्रेडेटर पहचान नहीं पा रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक। तो उनके नेचुरल सिलेक्शन में दो पोस्टुलेट्स, चार पोस्टुलेट्स थे। एक ओवर प्रोडक्शन, प्रोलिफिक रिप्रोडक्शन, एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जिसे हम कंपटीशन कह रहे हैं, एक वेरिएशन एंड अडैप्शन जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, एंड नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सेलेक्ट्स बेनिफिशियल ट्रेड्स, जो ट्रेड्स उस वक्त के लिए बेनिफिशियल है वही हमारे सेलेक्ट होंगे, वो हो गया हमारा नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब ओवर प्रोडक्शन, प्रोलिफिक रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद कि भाई बहुत ज्यादा विद टाइम ओवर प्रोडक्शन हो गया है, ठीक है, स्पीशीज का। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की भाई कंपटीशन हो रहा है, मतलब कि अब भाई फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज सेम है सबके लिए, ठीक है, बट लेकिन दो अलग अलग स्पीशीज हैं, तो अब भाई जो हमारी क्या कहते हैं कंपटीशन, मतलब जो कंपटीशन जीत गई वो हमारी सरवाइव कर जाएगी, और जो कंपटीशन में नहीं टिक पाई वो हमारी मर जाएगी स्पीशीज, तो वो हो गया सरवाइव। और वेरिएशन एंड अडेप्टेशन क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट ऑर्गेनिज्म होगा वही हमारा क्या होगा, क्या कर सर्वाइव कर पाएगा। और इसमें हमारा मेजर रोल आता था रिप्रोडक्शन, क्या क्या, अगर तुम्हारे जीन स्ट्रांग होंगे, तुम्हारा वेरिएशन स्ट्रांग होगा, तो तुम्हारा जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर जाएगा, और क्या हो जाएगा, तुम एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बेटा रिसोर्सेज सेम है बट स्पीशीज बहुत है, ठीक है, सबको एक ऑर्गेनिज्म के लिए लड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, डार्विन के चार पोस्टुलेट्स थे, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन एंड अडैप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन। अब मैं अगर बात करूं तो कि डार्विन का जो वो था, उसके वो क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे, या उसके क्या क्रिटिक्स थे, तो उसमें म्यूटेशन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था, उन्होंने जो यूजलेस मॉडिफिकेशंस है उनके बारे में कुछ नहीं बताया था, और वो स्लो और अब्रप्ट चेंजेस के बारे में भी बताना भूल गए थे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई किसकी, डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन की, ठीक। तो अब इतना सा हमारा ये हमारा जो चैप्टर है हेरिडिटी और इवोल्यूशन ये खत्म हो गया। इसमें मैं लास्ट में आपको एक बार थोड़ा सा ह्यूमन इवोल्यूशन बताती हूँ, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन का क्या सीन है। अब अगर मैं ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करूं, तो हमने ह्यूमन इवोल्यूशन को भी पढ़ा जाता है, अभी भी पढ़ते हैं हम लोग। तो ह्यूमन इवोल्यूशन हम किस किस चीजों से, जनरली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किस किस चीजों से पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले टाइम डेटिंग, ऑफ कोर्स टाइम डेटिंग तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा फॉसिल्स हम पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम डीएनए सीक्वेंसिंग को मैच करते हैं पिछले प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है। हम प्रीवियस पिछले ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, ह्यूमंस के सीक्वेंसिंग करते हैं कि भाई कितना सिमिलर है, उतना सिमिलर, जितना सिमिलर निकलेगा उतनी क्लोज स्पीशीज वो होंगी, ठीक है। मतलब अगर हम बोले तो ह्यूमंस का सबसे पहला जो हमारा अर्लीस्ट मेंबर्स थे वो हमारे अफ्रीका में पाए गए थे, ठीक है। इस पे ह्यूमन इवोल्यूशन में, और वो लिटरली मंकी की तरह ही होते थे,
ठीक है, वो हमारे मंकी की तरह ही दिखते थे। तो अफ्रीका में सबसे पहले पाए गए, फिर वो डिफरेंट रीजन्स में पाए गए, ठीक है। और वो ऐसा नहीं था कि वो अफ्रीका में ही टिके रहे, नहीं, वो अफ्रीका से बाहर गए तो अब ह्यूमंस क्या है वो गए हैं, ठीक है। और वो एक दूसरे से मिक्स भी हो जाते हैं, और इवन हम ह्यूमंस भी एक दूसरे से बहुत अलग अलग दिखते हैं, ठीक है, बिकॉज हमारा ऑफकोर्स वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन है। तो इस वजह से, वेरिएशन की वजह से हम सारे ह्यूमंस अलग दिखते हैं, कोई भी सेम नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा था हेरिडिटी और इवोल्यूशन का चैप्टर। ये इसमें आपको इतना ही इंपॉर्टेंट पढ़ने का है, ठीक है, और आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और तब तक मैं आपसे अगली क्लास में मिलती हूँ, ठीक। ये थोड़ा सा लंबा चला गया है, बट आप देखना और इसको पूरा करना। और टाटा बाय बाय।